नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी विद महिमा क्लासेस में स्वागत है। मैं अंकित आपके सामने जैसे कि हम गोविंद पांडे सरस्वती पांडे पुस्तक को लाइन टू लाइन पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसी में हम देखेंगे कि आदिकाल के अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो 12 पुस्तकें रखी, उसमें देश भाषा काव्य और अपभ्रंश से संबंधित कौन-कौन सी पुस्तकें और ये जो रामचंद्र शुक्ल ने जो 12 पुस्तकें रखी है, उनसे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो देखिए, रामचंद्र शुक्ल का जो वर्गीकरण है, वो 2 भाषाओं में मिलता है, यानी 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। एक तो अपभ्रंश और दूसरा देश भाषा काव्य, ठीक है? यानी बोलचाल की भाषा। देश भाषा काव्य से यहाँ तात्पर्य जो है वो बोलचाल की भाषा है, अर्थात जनसाधारण द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया जाता था बोलने में उसको ही देश भाषा काव्य कहा गया है, ठीक है? तो आचार्य शुक्ल ने निम्नलिखित 12 रचनाओं को साहित्य में स्थान दिया। उसमें जैसे कि अपभ्रंश के अंतर्गत इन्होंने प्रमुख विजयपाल रासो, हम्मीर रासो और कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका, ठीक है? अर्थात विद्यापति की 2 रचनाओं को कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका को इन्होंने अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत स्थान दिया है। वहीं इनकी जो विद्यापति की जो पदावली है, विद्यापति की जो पदावली से संबंधित जो रचना है, उनको इन्होंने देश भाषा काव्य में स्थान दिया है। अर्थात अपभ्रंश के अंतर्गत कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका को और देश भाषा काव्य में विद्यापति की पदावली को स्थान दिया है, ठीक है? तो देखिए, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो और कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका, ये इनकी अपभ्रंश से संबंधित रचनाएं, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अपभ्रंश में स्थान दिया। इसी प्रकार देश भाषा काव्य में खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश और जस मयंक जस चंद्रिका और परमाल रासो का परमाल रासो, जिसको आला खंड, ठीक है, आला खंड के रूप में जाना जाता है। और इसी प्रकार खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली, इसको इन्होंने देश भाषा काव्य के अंतर्गत स्थान दिया है, ठीक है? हेमचंद्र और अन्य जैनाचार्य कवि, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने 12 कवियों को आदिकाल के अंतर्गत या फिर 12 रचनाओं को आदिकाल के अंतर्गत स्थान दिया है। उसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी 9 कवियों को, ठीक है, 9 कवियों को आदिकाल के अंतर्गत रखा है, ठीक है? तो हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा, जिसमें सबसे प्रमुख है हेमचंद्र। हेमचंद्र जो थे, वो गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में रहे थे, ठीक है? अब आपको अगर हेमचंद्र के बारे में अगर विस्तृत विवरण देखना है, तो मैंने एक हेमचंद्र के ऊपर पर्सनल वीडियो बना रखा है, जिसमें इनकी रचनाएं और इनकी जो उपलब्धियां है या फिर इनका जन्म से संबंधित एक रचना, इनका जो वीडियो है वो कम से कम 3 या 4 मिनट का जो हेमचंद्र का विस्तृत विवरण देता है, ठीक है? तो देखिए, आचार्य हेमचंद्र जो है, वो गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में रहे, ठीक है? देखिए, आचार्य के व्याकरण का नाम, एक इनका जो सबसे प्रमुख व्याकरण ग्रंथ है, उसको सिद्ध हेम शब्दानुशासन के नाम से जाना जाता है, ठीक है? उसका एक अन्य प्रसिद्ध नाम है सिद्ध हेम, ठीक है? या फिर सिद्ध हेम से पूछा जा सकता है या सिद्ध हेम शब्दानुशासन जो है उससे संबंधित पूछा जा सकता है, ठीक है? इस सिद्ध हेम जो रचना है, इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश मिलता है। अर्थात संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, इन तीनों भाषाओं का जो समावेश है, वो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन में देखा जा सकता है। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जो जन्म है वो 1088, अर्थात लगभग 11वीं सदी में इनका जन्म माना जाता है, क्योंकि हेमचंद्र से संबंधित कभी कभार इनके जन्म से संबंधित क्रम वाइज भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अन्य जैन आचार्य या फिर चंद्रप्रदायी है, स्वयंभू है, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण कवि है, उनको क्रम के अनुसार भी पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कैसे हुआ और मतलब किस किस स्थान में इनका, किस किस सदी में इनका जन्म हुआ, ठीक है? तो हेमचंद्र जैन प्रसिद्ध जैन आचार्य थे, जिनका जन्म 1088 में हुआ, अर्थात 11वीं सदी के लगभग, ठीक है? इनकी जो अन्य पुस्तकें हैं, वो कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देसी नाममाला कोश। इसमें से कुमारपाल चरित जो है, ये कुमारपाल के दरबार में लिखी योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देसी नाममाला कोश, ठीक है? छंदोनुशासन छंदों से संबंधित है। इस प्रकार हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है, ठीक है? प्राकृत का पाणिनि, उन्होंने अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए द्वाशय काव्य की रचना की, ठीक है? तो द्वाशय काव्य की रचना भी हेमचंद्र ने की। किसके लिए? तो व्याकरण के उदाहरणों के लिए। सोमप्रभ सूरी, अब दूसरे जो जैन आचार्य है, सबसे महत्वपूर्ण जैन आचार्य हेमचंद्र को माना जाता है, ठीक है? उसके बाद सोमप्रभ सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे, जिनका जो समय है वो 1252 विक्रम संवत, अर्थात लगभग 1198 ईस्वी के आसपास माना जाता है, ठीक है? सोमप्रभ सूरी की प्रमुख रचना कुमारपाल प्रतिबोध है। कुमारपाल प्रतिबोध, इसका जो समय है वो 1241 विक्रम संवत नामक एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा। इन्होंने गद्य पद्य में जो संस्कृत प्राकृत काव्य है वो कुमारपाल प्रतिबोध से संबंधित है, ठीक है? अब प्रबंध चिंतामणि एवं प्राकृत पैंगलव, अब जैसे कि जैनाचार्य मेरुतुंग है,
उन्होंने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ लिखा जो संस्कृत भाषा है, जिसकी भाषा क्या है, संस्कृत है। जैनाचार्य मेरुतु ने 1361 में कौन सा ग्रंथ लिखा, प्रबंध चिंतामणि, जिसकी भाषा जो है वो संस्कृत भाषा है। प्रबंध चिंतामणि में कुछ जो है मालव नरेश राजा भोज के साथ मूंज, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कवि माना है। प्रथम कवि रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मूंज को प्रथम कवि माना है। प्रबंध चिंतामणि में दुहा विद्या व विवाद करने वाले अर्थात दो चारणों की कथा आई है, इसलिए अभ्रंश काव्य को दुहा काव्य भी कहा जाता है। अर्थात मतलब जो प्रबंध चिंतामणि में है उसमें दोहा विद्या है, दो चारण कवि थे, उनकी कथा है, इस पे दोहा विद्या जो है उस पर विवाद करते। दोहा का अर्थ दोहा है यहाँ पे, ठीक है। अभ्रंश से पूर्व जो है दोहे का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात अभ्रंश के पश्चात ही दोहा का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंतर्गत प्राकृत पैंगलम नामक ग्रंथ का संग्रह किया, ठीक है। अब प्राकृत पैंगलम एक अन्य जो है जैसे कि विद्याधर है, सारंगधर है, जज्जल है और बब्बर आदि कवियों के नाम की रचनाओं का संकलन भी है। तो प्राकृत पैंगलम के जो प्रमुख रचनाकार है वो तो लक्ष्मीधर जो 14वीं शताब्दी है, इसके अलावा जैसे कि विद्याधर, सारंगधर, जज्जल और बब्बर, ठीक है, इनकी जो रचना है का संकलन भी प्राकृत पैंगलम में मिलता है, ठीक है। प्राकृत में प्राकृत और अभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। तो प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है, ठीक है। अब देखिए प्राकृत पैंगलम और सारंगधर से संबंधित तथ्य, प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है, ठीक है। प्राकृत पैंगलम की जो टीका लिखी वो वंशीधर नामक विद्वान ने लिखी थी, ठीक है। सारंगधर जो थे ये एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया। सारंगधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिया गया है, ठीक है। भाषा चित्र काव्य एवं शाबर मंत्र यानी मंत्रों से संबंधित और भाषा चित्र काव्य भी जो सारंगधर पद्धति है, जो सारंगधर की रचना है उससे संबंधित है, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पैंगलम के कुछ छंदों के आधार पर हम्मीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया गया, ठीक है। अब देखिए आचार्य शुक्ल ने जो प्राकृत पैंगलम रचना है कि कुछ जो छंद है जिसमें कुछ छंद दिए गए वो हम्मीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व से संबंधित है। ये पूछा जा सकता है कि आचार्य शुक्ल ने किस ग्रंथ के आधार पर हम्मीर रासो के अस्तित्व की बात की, तो वो प्राकृत पैंगलम की रचना के आधार पर, जिसमें कुछ छंद के आधार पर इन्होंने रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार जो था वो सारंगधर था। राहुल सांकेतिक ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता बताया। अब देखिए जो प्राकृत पैंगलम का राहुल सांकेतिक ने जो रचयिता माना वो जज्जल को माना है, ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत पैंगलम का जो सारंगधर को माना है, ठीक है। इस पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, ठीक है, जो किसी पात्र का नाम न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अर्थात जो हमीर है वो अमीर शब्द से बना है, ठीक है, और जो ये शब्द जो है ये एक किसी व्यक्ति विशेष का नाम न होकर ये एक विशेषण अर्थात विशेषता दर्शाने के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो ये कथन किसका है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। शिव सिंह सेगर के अनुसार चंद की औलाद में सारंगधर कवि हुए थे जिन्होंने हमीर काव्य भाषा में बनाया, ठीक है। अर्थात जो चंद्र बरदाई थे उनकी जो परंपरा है उसमें सारंगधर कवि हुए, ठीक है, जिन्होंने हमीर गे और हमीर काव्य भाषा नाम से दो काव्य लिखे, ठीक है। ये किसका कथन है, तो ये शिव सिंह सेगर का कथन है। सारंगधर पद्धति एक संस्कृत भाषा ग्रंथ है, जैसे कि हमें विदित है। ये एक पद्य कोश है, किंतु बीच बीच में देशी भाषा के वाक्य भी आ जाते हैं, अर्थात पद्य कोश है। पद्य कोश के साथ इसकी जो भाषा है वो संस्कृत, ठीक है, और अभ्रंश है, ठीक है, और उसके बीच बीच में जो है वो कभी कभी देश भाषा के काव्य वाक्य भी देखे जा सकते हैं। और श्रीमल्लदेव राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में कंठ पंडित का संग्रह श्लोक यद जो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता थे। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने सारंग कुंडलिया छंद है, जो कुंडलिया छंद है उसका प्रथम प्रयोक्ता किसे माना है, तो सारंगधर को, ठीक है। अर्थात डॉक्टर बच्चन सिंह ने कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता सारंगधर को माना, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हम आगे जो गोविंद पांडे सरस्वती पांडे में रासो साहित्य है उससे संबंधित एक और छोटा सा वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे गोविंद पांडे सरस्वती पांडे में क्या क्या लिखा हुआ है।